दोस्तों आज के समय हर व्यक्ति को ये जानना है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इसमें हम अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सब के अलावा आपने बहुत बार बहुत से लोगों को सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, हमें 20-25% का रिटर्न मिला। तो कौन से फंड में हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ये हमें कैसे पता चलेगा। इन सब के अलावा हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि बेसिकली हमें कितने समय के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और किस प्रकार से म्यूचुअल फंड में हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या हमें एसआईपी यानी महीने महीने करके अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जैसे हम बैंक में जाकर के एक आरडी करवाते हैं, या फिर दूसरी तरफ लमसम यानी फिक्स डिपॉजिट की तरह वन टाइम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में हमें करनी चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे सवालों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक सवाल ये आता है कि म्यूचुअल फंड की इतनी डिमांड कैसे हुई। यानी अगर मैं आज से 6-7 साल पहले जाऊं तो वहां पर मुझे अगर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना था तो ये एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। यानी आपको बैंक में जाके एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है। इन सब के अलावा मार्केट में एक ये मिथ थी कि म्यूचुअल फंड में अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन सडनली आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 साल के अंदर म्यूचुअल फंड में बहुत ही ज्यादा एक डिमांड बनी है। अब यहां पे सवाल ये आता है कि म्यूचुअल फंड की इतनी ज्यादा डिमांड कैसे क्रिएट हुई। तो इसके 3-4 अलग अलग रीजंस हैं। सबसे पहला कारण ये है कि अगर मैं आज की डेट में अपना पैसा बैंक में जाकर सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट में रखता हूं तो उस केस में मुझे ना के बराबर जो इंटरेस्ट मिलता है, यानी अगर मैं सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखता हूं तो इस केस में मुझे केवल 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। दूसरी तरफ अगर मैं फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा रखता हूं तो इस केस में कोई भी बैंक मुझे 5% से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड के अंदर लगभग 20 से 25% के रिटर्न्स मैं ले सकता हूं अगर मैं अपना पैसा एक अच्छे फंड के अंदर इन्वेस्ट करता हूं। दूसरा कारण म्यूचुअल फंड की डिमांड बढ़ने का यह है कि म्यूचुअल फंड में हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाते हैं। और तीसरा कारण है म्यूचुअल फंड की बहुत सारी एप्स का इंट्रोडक्शन। यानी आज से 6-7 साल पहले अगर मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है तो मुझे बैंक में जाकर एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होता था। इन सब के अलावा एक इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था कि एक आम आदमी के बस की बात ही नहीं थी कि वो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सके। लेकिन जब से बहुत सारी एप्स का इंट्रोडक्शन हुआ है, जैसे जीरोधा, ग्रो ऐप, एंजल ब्रोकिंग और भी ढेरों ऐप हैं, जब से इन एप्स का इंट्रोडक्शन हुआ है आप इजीली म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि म्यूचुअल फंड और शेयर्स के परचेज में बेसिकली क्या फर्क होता है। देखो, अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसने एक टाटा स्टील का शेयर परचेज किया जिसकी वैल्यू है 1000 रुपए। यानी एक शेयर की वैल्यू 1000 रुपए है और इस व्यक्ति ने इस शेयर को परचेज किया। अब मान लीजिए कल को टाटा स्टील अच्छा परफॉर्म करती है और कल को इस एक शेयर की वैल्यू बढ़कर 1000 रुपए से बढ़कर 1200 रुपए पर पहुंच जाती है। इस केस में इस व्यक्ति को 200 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन मान लीजिए इसने एक शेयर परचेज किया और कल को टाटा स्टील अच्छा परफॉर्म नहीं करती और इसके एक शेयर की वैल्यू 1000 रुपए से घट के 800 रुपए पर पहुंच जाती है। तो इस केस में इस व्यक्ति को 200 रुपए का नुकसान हो जाएगा। यानी शेयर्स के केस में प्रॉब्लम यह है कि आपकी सारी की सारी डिपेंडेंसी केवल एक ही कंपनी के ऊपर आ जाती है। यानी अगर इस व्यक्ति ने टाटा स्टील का शेयर परचेज किया है तो इस व्यक्ति की सारी निर्भरता टाटा स्टील के ऊपर आ जाएगी। यानी अगर टाटा स्टील अच्छा परफॉर्म करेगी तो इस व्यक्ति को प्रॉफिट होगा, अगर टाटा स्टील अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो इस व्यक्ति को नुकसान होगा। लेकिन दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड के अंदर आप जिस भी फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे वहां पे उस फंड का एक फंड मैनेजर आपको असाइन हो जाएगा। वो आपके बिहाफ पे मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपने 2000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की।
अब SIP का मतलब आपको हर महीने 2000 रुपए फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपने 2000 रुपए की SIP ICICI के ब्लू चिप फंड में स्टार्ट की। अब ICICI का जो ब्लू चिप फंड है, यहां से आपको एक फंड मैनेजर असाइन हो जाएगा। ये फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे अलग अलग कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके जो 2000 रुपए हैं, 2000 रुपए में से ये फंड मैनेजर 50 रुपए आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट कर देगा, 2000 रुपए में से 50 रुपया आपका IT सेक्टर में इन्वेस्ट कर देगा, 50 रुपया आपका स्टील सेक्टर में इन्वेस्ट कर देगा, इसी प्रकार 50 रुपया आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट कर देगा, 2000 रुपए में से 50 रुपए, ऐसे करके अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर देगा। अब इससे आपके फंड एक तरह से डाइवर्सिफाई हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आज से 1 साल के बाद आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो आपने 50 रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट किए थे, मान लीजिए कल को एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करता और आपके 50 रुपए घट के 30 रुपए पे आ जाते हैं, तो इस केस में आपको ओवरऑल नुकसान नहीं होगा। यानी आपकी डिपेंडेंसी केवल एग्रीकल्चर सेक्टर पे नहीं थी, आपका जो फंड था वो डाइवर्सिफाई था। यानी आपका जो बचा हुआ पैसा है, जो बैंकिंग सेक्टर में लगा, जो IT सेक्टर में लगा, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगा, ये पैसा तो ग्रो हो रहा है। यानी जब फंड डाइवर्सिफाई हो जाता है तो आपका पैसा एक लंबे समय तक इन्वेस्ट रहने की वजह से हमेशा ग्रो ही करता रहता है। यानी म्यूचुअल फंड में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है, आपकी डिपेंडेंसी एक कंपनी के ऊपर नहीं आती, बल्कि आपका फंड डाइवर्सिफाई होने की वजह से लॉन्ग टर्म में हमेशा ग्रो ही करता रहता है। इन सब के अलावा जब भी हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा हमें अपने दिमाग में यही सोच रखनी चाहिए कि हमें एक लंबे समय के लिए ही इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये आता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क भी जुड़ा हुआ है। देखो, रिस्क आपको कितना लेना है ये आपको ही डिसाइड करना है, बिकॉज म्यूचुअल फंड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये आपकी चॉइस है। देखो, अगर आप रिस्क लेंगे तो आपको प्रॉफिट भी उतना ही मिलेगा, अगर आप रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते तो आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। म्यूचुअल फंड भी अलग अलग प्रकार से आपको मिलते हैं। देखो, सबसे पहला म्यूचुअल फंड होता है इक्विटी। इसका मतलब ये होता है कि आप अपना 99% पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यानी अगर आप किसी भी फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए ICICI ब्लू चिप फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो फंड में इन्वेस्ट करते समय फंड मैनेजर आपसे यही पूछेगा कि आप किस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या डेट म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं, या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं। अब इक्विटी अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका फंड मैनेजर आपका 99% पैसा डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। दूसरा, अगर मान लीजिए आप डेट फंड को चूज करते हैं तो इस केस में जो भी आपका पैसा है वो एक फिक्स रिटर्न पे ही आपको मिलेगा, यानी ये एक फिक्स डिपॉजिट की तरह काम करेगा। मान लीजिए अगर आप डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक फिक्स्ड अमाउंट ही आपको वापस मिलेगी। जैसे मान लीजिए जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर लिखा होगा कि 7% का ही आपको रिटर्न मिलेगा, तो चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फिक्स रिटर्न्स ही मिलेंगे। लेकिन इक्विटी के केस में अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो आपको कम रिटर्न्स मिलेंगे। तीसरे प्रकार का जो म्यूचुअल फंड होता है वो होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये मिक्सचर होता है इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड्स का। अब अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें आपका फंड मैनेजर कुछ पैसा आपका लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, कुछ पैसा आपका मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा और कुछ पैसा आपका स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। यानी लगभग 99% पैसा आपका मार्केट में ही इन्वेस्ट होगा, लेकिन वो अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से आपका पैसा कुछ बड़ी कंपनीज में और कुछ आपका पैसा छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। अब यहां तक हमने सब कुछ समझ लिया कि बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कैसे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड्स भी हमने एक एक करके सारी चीजें अभी तक हमने समझ ली। लेकिन यहां पे एक सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड में हम अपना पैसा इन्वेस्ट तो करते हैं,
लेकिन किस प्रोसेस से हमारा पैसा ग्रो करता है। तो यहां पे कंसेप्ट आता है NAV यानी नेट एसेट वैल्यू का। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये 100 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, और मान लीजिए किसी भी फंड में इन्वेस्ट करता है, लेट्स से कि SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में ये 100 रुपए ये व्यक्ति इन्वेस्ट करता है। अब ये 100 रुपए इन्वेस्ट करता है। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये जो टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड है, इसकी एक यूनिट की वैल्यू यानी एक यूनिट की वैल्यू 20 रुपए है। अब इस व्यक्ति ने 100 रुपए इस फंड में इन्वेस्ट किए, तो 100 रुपए में एक यूनिट की वैल्यू 20 रुपए है, तो इसने कुल मिला के केवल 5 यूनिट्स इस फंड की परचेज की। अब मान लीजिए कल को ये जो SBI का टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड है, ये अच्छा ग्रो करता है, और कल को मान लीजिए इसकी एक यूनिट की वैल्यू 20 रुपए से बढ़ के 30 रुपए पे पहुंच जाती है। अब हमने टोटल 5 यूनिट्स परचेज की हुई है, तो हमारा पैसा भी 100 रुपए से बढ़ के 150 रुपए के ऊपर पहुंच जाएगा। यानी म्यूचुअल फंड्स में हम पैसा इन्वेस्ट करके यूनिट्स परचेज करते हैं। कल को मान लीजिए यूनिट्स की वैल्यू मार्केट में बढ़ती है, तो हमारा पैसा भी ग्रो करता है। ये बेसिक सा फॉर्मूला है म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। यानी म्यूचुअल फंड में हमें नेट एसेट वैल्यू देखनी होती है कि उस फंड की क्या नेट एसेट वैल्यू है। अब एट द एंड एक सवाल ये आता है कि ठीक है, म्यूचुअल फंड में अब मुझे अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो मुझे क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, और मैं ये कैसे पता लगाऊंगा कि कौन सा फंड बेस्ट है। देखो, फंड अगर आपको पता लगाना है, तो आपको बेसिकली उस फंड की पास्ट की हिस्ट्री ही देखनी पड़ेगी कि आज से 5 साल पहले वो फंड कितने का था और आज कितना रिटर्न दे रहा है। आज से 6 महीने पहले उस फंड की क्या वैल्यू थी, आज उस फंड की क्या वैल्यू है। यानी आपको उस फंड की पास्ट की पूरी हिस्ट्री ही देखनी पड़ेगी, ये कैलकुलेट करने के लिए कि वो फ्यूचर में कितने रिटर्न देगा। आई एग्री कि पास्ट की हिस्ट्री से कभी भी हम फ्यूचर की एजम्पशन नहीं लगा सकते, बट ओवरऑल उस फंड की पास्ट की हिस्ट्री देखने से हमें एक आइडिया लग जाता है कि उस फंड ने ओवरऑल हर समय कैसा परफॉर्म किया है। अब पास्ट की हिस्ट्री देखने के लिए अलग अलग ऐप्स हैं, सारी की सारी ऐप आपको कंप्लीट पास्ट हिस्ट्री दिखा देगी जिस भी फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखो, मैं पर्सनली ग्रो ऐप को यूज करता हूं, जिसमें आप इजीली किसी भी फंड की पास्ट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। इन सब के अलावा ग्रो ऐप में आप किसी भी 2 फंड को कंपेयर भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ICICI के ब्लू चिप फंड में और SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में कंफ्यूजन है, तो आप इजीली इन दोनों फंड्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। ग्रो ऐप के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फंड किस टाइम पे कैसा परफॉर्म कर रहा था और आज के समय कौन सा फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इजीली आप अपना फंड चूज कर सकते हैं। इन सब के अलावा दूसरी चीज आपको फंड परचेज के समय ये ध्यान रखनी है, उसकी एक्सपेंस रेशो। अब ये एक्सपेंस रेशो क्या होती है? मान लीजिए आज मैंने 100 रुपए फंड के अंदर इन्वेस्ट किए, तो ये 100 रुपए पूरे मेरे फंड में इन्वेस्ट नहीं होंगे, इसमें से कुछ परसेंट एज एन एक्सपेंस रेशो मेरा कट जाएगा। अब ये एक्सपेंस रेशो क्या होती है? मान लीजिए जो भी फंड मैनेजर है या फिर जो भी उनकी कंपनी चल रही है, उसके भी कुछ एक्सपेंसेस हैं, यानी उसको सर्च करना, सैलरीज, उनकी बिजनेस एक्सपेंसेस या फिर जो भी वो रेंट दे रहे हैं, ये सारा का सारा एक्सपेंसेस भी हमारे पैसे से ही जाता है। अब ये जितना भी एक्सपेंस होता है वो एज एन एक्सपेंस रेशो हमसे चार्ज करते हैं। अब मान लीजिए किसी फंड का एक्सपेंस रेशो कम है तो वो एक बेस्ट फंड माना जाता है। दूसरी तरफ अगर किसी फंड का एक्सपेंस रेशो ज्यादा है तो उस फंड में हमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब ये एक्सपेंस रेशो 0.1% से लेकर 2.5% तक वेरी करते हैं। आप जब भी किसी भी 2 फंड्स को कंपेयर करो तो सबसे पहले आपको उसका एक्सपेंस रेशो चेक कर लेना चाहिए। अगर किसी फंड का एक्सपेंस रेशो 1.25% से कम है तो आप उस फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज यूजुअली लगभग 1%, 0.75% इतना एक्सपेंस रेशो लगभग हर फंड का रहता ही है। आई होप म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।